जीवन एक ऐसी शक्ति जिसे हर तरफ महसूस किया जा सकता है। आकाश, पाताल और जमीन, हर जगह इसके अंश किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जब से धरती बसी है, इसके कण कण में बसा जीवन एक लय में थिरक रहा है। और जीवन के इस लय को निर्धारित करती है गति, यानी मोशन। वो नियम जो पता नहीं कब से गति को निर्धारित करते चले आ रहे हैं। हां, ये अलग बात है कि मनुष्य को इसकी जानकारी करीब 300 साल पहले ही हुई, जब दुनिया ने इन नियमों को एक नए नाम से पहचाना। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें यह बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ये बल उसकी गति को एक खास दर से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। परंतु गति और उसके नियमों के साथ ये प्रश्न भी उठा कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लें 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हों, तो उन गाड़ियों में बैठे यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन स्थिर नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति उन गाड़ियों को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हुआ मानेगा। तो प्रश्न ये था कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वस्तु की गति का मान अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा, अर्थात वो स्थिर अवस्था में अनुमान लगा रहा है या गतिशील होकर। संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष था, गति निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। पर गति को सापेक्ष मानने के बाद उससे एक और सवाल जुड़ गया। क्या भौतिकी के बाकी सारे नियम गति की तरह सापेक्ष होंगे? उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गाड़ी में भौतिकी या भौतिक नियमों से जुड़ा कोई भी प्रयोग कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वही प्रयोग कर रहा हो, तो क्या दोनों के परिणाम अलग होंगे? जवाब था नहीं। 17वीं सदी में अपना स्वरूप प्राप्त कर रही भौतिकी यानी फिजिक्स ने सापेक्षता का पहला सिद्धांत दिया, और वो ये कि स्थिर या एक समान गति की अवस्था में फिजिकल लॉज यानी भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के जमाने से ज्ञात क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर सापेक्षता का ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बिना किसी चुनौती के कायम रहा। पर तभी तक जब तक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित नहीं कर दिया कि एक ऐसी गति भी है जिसका मान स्थिर है, और वो है प्रकाश की गति। चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन का अध्ययन करते हुए मैक्सवेल ने यह पाया कि इस मोशन से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, वो एक तरंग के रूप में उस चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं। मैक्सवेल ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, और जब इन तरंगों की गति का गणितीय आकलन शुरू किया तो पाया कि इसका मान वही है जो प्रकाश की गति का है। परंतु एक समस्या तब भी थी, और वो थी माध्यम यानी मीडियम की। उस वक्त ध्वनि आदि बाकी तरंगों की तरह प्रकाश के गमन के लिए भी एक माध्यम की कल्पना की गई, जिसे ईथर कहा गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था पृथ्वी के साथ उसकी गति से घूमते हुए ईथर की दिशा में प्रकाश की गति और उसकी विपरीत दिशा में प्रकाश की गति में फर्क आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा ये साबित किया कि प्रकाश की गति का मान
दो विपरीत दिशाओं में एक ही है, जिसका मतलब था ईथर नामक कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रकाश की गति का मान किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है और हर दिशा में एक समान है। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का आरंभ वैज्ञानिक हलचलों का समय था। प्रकाश की गति के स्थिर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू की धारणा ने एक वैज्ञानिक के अंदर ऐसी बौद्धिक हलचल मचाई कि उससे पैदा हुई उसकी सोच ने न्यूटन के गति के नियमों की सर्वमान्यता को जड़ से हिला दिया। इस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रकाश की गति अगर कांस्टेंट है तो इसे स्थिर या गतिशील किसी भी परिप्रेक्ष्य में कांस्टेंट होना चाहिए, और इसे उन्होंने गणितीय रूप से साबित भी किया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि चूंकि गति स्थान और समय का अनुपात होती है, इसलिए गति के मान को स्थिर रखने के लिए स्थान और साथ साथ समय को भी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बदलना होगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में दो कल्पनाएं थी, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिविटी ऑफ टाइम। इनमें रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना वैज्ञानिकों को पहले से भी कुछ परिचित थी, लेकिन रिलेटिविटी ऑफ टाइम बिल्कुल ही नई थी। तो आप रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि दो निरीक्षक हैं, एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और दूसरा एक ट्रेन में से उसके सामने से गुजर रहा है, जो कि ट्रेन काफी रफ्तार से जा रही है। ट्रेन पर का जो निरीक्षक है वो अपनी एक गेंद ऊपर उछालता है, जो सीधे ऊपर जाके फिर नीचे उसकी हाथ में आ जाती है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर का निरीक्षक है उसे क्या दिखाई देता है? उसे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो ट्रेन है उसकी रफ्तार के कारण जो गेंद है वो सीधे ऊपर जाके नीचे नहीं आती, बल्कि आगे की ओर घूमती है और एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में वो ऊपर जाके नीचे आती है। तो ये जो दो निरीक्षकों की दृष्टि में फर्क है, ये रिलेटिविटी ऑफ स्पेस से जुड़ा हुआ है। अब रिलेटिविटी ऑफ टाइम यानी दो निरीक्षकों की घड़ियां एक चाल से नहीं चलती, ये कल्पना तो बिल्कुल ही अजीबे गरीब थी, जिसकी आइंस्टाइन के पहले लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आइंस्टाइन ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ये बताया कि गतिशील माध्यम में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित होगा, पर समय का अनुमान ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक चलती ट्रेन में 1 मीटर रॉड रखा हुआ है, तो आइंस्टाइन के अनुसार उस मीटर रॉड की लंबाई ट्रेन के बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए कम हो जाएगी, और उसी ट्रेन में एक घड़ी रखी हो तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए वही घड़ी स्लो चलेगी, यानी उसके लिए समय ट्रेन में देर से बीतेगा, जबकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए रॉड की लंबाई और घड़ी के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर ऑब्जर्वर चलती ट्रेन में हो और घड़ी तथा रॉड बाहर हो तो वही परिवर्तन दिखाई देगा। पर आइंस्टाइन के गणितीय समीकरण के अनुसार ये स्पेस और टाइम का वेरिएशन तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी गतिशील माध्यम की गति प्रकाश की गति के करीब हो, जबकि हमारे आम जीवन में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी भी हमें ये अनुभव नहीं दिला सकती, क्योंकि उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वाली प्रकाश की गति की तुलना में रत्ती मात्र भी नहीं। यही कारण है कि स्थान और समय की सापेक्षता को हम आम जिंदगी में महसूस नहीं कर पाते। आइंस्टाइन की ये अवधारणा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से विख्यात है। पर सवाल ये उठता है कि जिस सिद्धांत को गणितीय रूप से आइंस्टाइन ने बखूबी साबित कर दिया, क्या उसका कोई प्रमाण भी है? आइंस्टाइन ने अपना रिलेटिविटी का सिद्धांत गणित के रूप में सिद्ध तो कर दिया, लेकिन भौतिकी में यह अपेक्षा रहती है कि ऐसे कोई भी सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा या निरीक्षणों के द्वारा जांचे जाएं। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर भी काफ़ी प्रयोग हुए, और उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयोग था जब 1977 में नासा ने सैटेलाइट पर घड़ियां
छोड़ी, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा के फिर वापस आई। तो इस चक्कर लगाने में घड़ियां जिस चाल से चल रही थी, वो पृथ्वी पर के निरीक्षक के हिसाब से उनको रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार धीमे जाना चाहिए था, और बिल्कुल वैसा ही नजर आया। ये घड़ी जो ऊपर से सैटेलाइट में से घूम रही थी, उसकी टाइम कीपिंग हमारी पृथ्वी पर की घड़ी के मुकाबले धीमी रही, और ये धीमापन रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ही था। आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी अवधारणाएं कल्पना में जन्म लेती थी और गणितीय सूत्रों और समीकरणों द्वारा साबित होती थी, जिन्हें बाद में वैज्ञानिक प्रायोगिक तौर पर भी सही पाते थे। और यही आइंस्टाइन की एक वैज्ञानिक के तौर पर महानता थी। 1905 के आसपास जब आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, उस वक्त वो स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे थे। यही वो समय था जब अपनी रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो एक छोटे से गणितीय सूत्र के रूप में उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया, और वो फॉर्मूला था E = mc², जिसका मतलब था कि मास यानी वस्तुमान एनर्जी में और एनर्जी मास में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी रिलेटिव है और किसी वस्तु की गति बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। रिलेटिविटी ऑफ मास ये भी एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अपना वेग बढ़ाती है, हमें ऐसा लगता है कि उस वस्तु का वस्तुमान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस वस्तु का आकार भी बढ़ता जाए, बल्कि उसका वस्तुमान वही बढ़ता जाता है, और ये जो वृद्धि है ये उस वस्तु की ऊर्जा की वृद्धि से जुड़ी हुई है। और आइंस्टाइन का जो मशहूर समीकरण है E = mc², ये हमें यही बताता है कि ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसका परिणाम हम वस्तुमान में होने वाली वृद्धि में देखते हैं, और इसी E = mc² के आधार पर आगे चलकर वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ इतना साबित करके आइंस्टाइन का वैज्ञानिक दिमाग संतुष्ट नहीं था। उन्हें एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये कि स्पेस और टाइम किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में कैसे व्यवहार करेंगे। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच की ग्रेविटेशनल पुल तात्कालिक यानी इंस्टेंटेनियस होती है, और ये बात धरती और सूर्य के साथ भी लागू है। पर अगर हम ऐसी कल्पना करें कि सूर्य नष्ट हो गया है, तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। पर न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तात्कालिक होता है, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के नष्ट होने का पता तुरंत यानी प्रकाश के धरती पर पहुंचने के पहले ही लग जाना चाहिए, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मूलभूत सिद्धांत से मेल नहीं खाती। इसके अनुसार कोई भी फिजिकल इंटरैक्शन या परिणाम प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। इसी विरोधाभास ने आइंस्टाइन को न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा पर पुनः सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके लिए आइंस्टाइन ने चुना अपनी ही पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को। धरती द्वारा पैदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंदाजा लेते हुए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई, और इस बार नतीजा और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने ये दावा किया कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री को प्रभावित करती है, यानी स्पेस और टाइम की हमारी रेखा गणितीय परिकल्पना बदल जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दो बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा न होकर एक कर्व्ड लाइन होगी। आइंस्टाइन ने जो कर्व्ड स्पेस टाइम की कल्पना सामने रखी, वो समझने में कुछ कठिन लगती है, क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं
और जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं वो यूक्लिड की ज्योमेट्री है जो फ्लैट स्पेस टाइम के बारे में बताती है। अब फ्लैट स्पेस टाइम और कर्व स्पेस टाइम, इनका फर्क क्या है, इसे देखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पर आप देखते हैं एक हवाई जहाज का रास्ता है जो लंदन से शिकागो जाना चाहता है। तो इस उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज ऐसा रास्ता चुनता है जो सबसे कम लंबाई का हो, क्योंकि इससे पेट्रोल की बचत होती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ लंदन है, यहाँ शिकागो है, तो इस सरल मार्ग से, जो कि सरल रेखा को बताता है, सीधी रेखा को बताता है, इसको क्यों नहीं लेता? तो इसका जवाब ये है कि पृथ्वी गोल है, इस पर जो ज्योमेट्री चलती है वो कर्व्ड है, और ये कर्व ज्योमेट्री हमें बताती है कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर जाके फिर नीचे आता है, ये रास्ता सीधे आपको जो सीधा लगता है उससे कहीं कम लंबाई का है। तो कर्व स्पेस टाइम में कुछ ऐसे परिणामों को हम देखते हैं। होता यह है कि प्रकाश की रेखाएं तो सीधी ही जाती हैं, पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कर्व स्पेस से गुजरने के कारण ये मुड़ी हुई नजर आती हैं। पर सवाल ये था कि जो अवधारणा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लागू है, क्या वो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी लागू है, यानी इक्विवेलेंट है? आइंस्टाइन का जवाब था हाँ। उनके अनुसार अगर एक व्यक्ति धरती पर किसी एक कमरे में बैठा हो या फिर धरती के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही एक्सेलरेशन से जाती हुई किसी अंतरिक्ष यान में बैठा हो, तो उसके स्थान और समय के अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा। आइंस्टाइन ने इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया। इस अवधारणा को आइंस्टाइन्स एलिवेटर नामक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए भी समझा जा सकता है। हम ऐसे एलिवेटर की कल्पना करें जो स्पेस में धरती की तरफ फ्रीली गिर रहा है, लगभग उसी तरह जैसे आपके बिल्डिंग का एलिवेटर केबल कट जाने से गिरेगा। फ्री फॉल की इस स्थिति में एलिवेटर में खड़ा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ये नहीं जान सकता कि उस पर या उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयोग पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव है। उसे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा, यानी वो अपने को भारहीन महसूस करेगा। इसलिए उसके आसपास में, जैसे कि एलिवेटर के अंदर, रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी लागू होगी, पर बाहर के ऑब्जर्वर के लिए एलिवेटर एक्सेलरेटेड होगा और उसके लिए लिफ्ट के अंदर की घटना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नजर आएगी। इसलिए लिफ्ट की एक दीवार से निकली हुई प्रकाश की रेखा लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति के लिए सीधी रेखा में लिफ्ट की दूसरी दीवार तक जाएगी, पर लिफ्ट के बाहर स्पेस में खड़े व्यक्ति को वही रेखा मुड़ी हुई दिखाई देगी। ग्रेविटेशन द्वारा प्रकाश के मुड़ने का दावा और उससे ये निष्कर्ष कि स्थान या स्पेस में मोड़ है, आइंस्टाइन की दूसरी क्रांतिकारी अवधारणा थी, जिसने ग्रेविटी को देखने और परखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन की इस अवधारणा ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुनौती दी, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह कर्व्ड स्पेस फॉलो करते हैं, ना कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। हालांकि इसकी कल्पना करना जरा मुश्किल है, पर इसे एक तरीके से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक रबर की शीट लें, जिस पर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हो। शीट को स्ट्रेच कर दें और उसके सेंटर में एक बड़ी गेंद रख दें। हम देखेंगे कि गेंद के आसपास जो लाइनें हैं वो थोड़ी तिरछी दिखाई देंगी और शीट में एक स्लोप या कर्व पैदा हो जाएगा। अब हम जब एक दूसरी गेंद इस सतह पर डालेंगे तो वो उस कर्व की वजह से बड़े बॉल के पास चली जाएगी। कमाल की बात ये थी कि आइंस्टाइन के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और काल्पनिक प्रयोग फिर सच साबित हुए। सन 1919 में आइंस्टाइन उस वक्त रातों रात काफी मशहूर हो गए जब ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों के एक दल को पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेते समय
उस सितारे की वर्चुअल इमेज नजर आई जिसकी वास्तविक पोजीशन सूर्य से छिपी हुई थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सितारे से निकली प्रकाश की रेखा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ी और उसकी इमेज उसके वास्तविक पोजीशन से अलग हटकर नजर आई। आइंस्टाइन द्वारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की ये नई परिकल्पना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी व्यापक सापेक्षतावाद के नाम से विख्यात हुई। समय के साथ साथ ग्रेविटी द्वारा स्पेस के कर्व होने के और भी सबूत मिले। निरीक्षणों द्वारा बुध ग्रह की कक्षा में सूर्य के सबसे समीप वाले बिंदु यानी पेरिहीलियन में एक शिफ्ट अनुभव किया गया। हालांकि एक शताब्दी में सिर्फ 43 आर्क सेकंड का ये शिफ्ट बहुत ही मामूली था, पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्पेस में कर्व पैदा होने के सबूत के लिहाज से ये काफी था। आइंस्टाइन के इस नए नजरिए ने हमें अंतरिक्ष और उसके रहस्यों को ढूंढने के लिए एक पुख्ता हथियार दे दिया। आज ब्लैक होल्स जैसी अवधारणाएं इसके माध्यम से एक्सप्लेन की जा रही हैं, जहां ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि लाइट 360 डिग्री तक मुड़ जाती है, या यूं कहें तो वो निकल ही नहीं पाती। पर अपनी इतनी सारी खूबियों के बावजूद आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई। क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर है जिसकी ग्रेविटी स्पेस को एक स्फीयर की तरह बांध कर रख सके? आइंस्टाइन ने कहा, हां। उन्होंने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को क्लोज्ड यानी सीमित माना था, पर आइंस्टाइन की यह धारणा गलत निकली। ऐसे प्रमाण वैज्ञानिकों के हाथ लगे जिनसे यह साबित होता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी फैल रहा है। पर शायद यही विज्ञान है। सिद्धांत और प्रयोगों के बीच से ही इसकी यात्रा चलती है, सवालों को जवाब और जवाबों को नए सवाल देती हुई।